रचनाकार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर सुरभि दत्त हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि रायबरेली जो हिंदी कवियों का गढ़ कहा जाता है, और आपको कैसा लग रहा है रायबरेली में आकर? अद्भुत। मैं इतना सुंदर अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ के समय में गिलहरी ने अपने को उसकी हवन सामग्री में अपने आप को लौट लिया था कि कहीं उसके कण मुझे लगे और वो तो मेरे को वो पुण्य प्राप्त होगा, तो आज रायबरेली के महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली, साहित्य भूमि, वहाँ आकर के कृत हो गए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे कुछ पुण्य का फल है जो यहाँ आने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। इसके लिए हमारे जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा और हमें आमंत्रित किया, एक पद्मावती जी के कारण उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और गौरव अवस्थी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से, जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। जी मैम, रायबरेली कवियों की भूमि कहा जाता है जी। और यहाँ पर आचार्य द्विवेदी प्रसाद जी हैं, मुल्ला दाऊद हैं जी। और काफ़ी साहित्यकार हुए हैं। तो आपको सभी साहित्यकारों के बारे में यहाँ संस्मरण कैसा रहा है? संस्मरण ये सबसे अद्भुत रहा कि जैसे निराला जी के भी कक्ष में हमको जाने का अवसर हुआ, महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रतिमा के दर्शन हुए और ऐसा लगा कि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है। और उनकी पत्नी अर्धांगिनी जी के भी मंदिर, जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और उनकी प्रतिमाएं हैं, वहाँ के भी दर्शन का सौभाग्य मिला। एक बहुत अच्छी बात है कि ये कवियों की भूमि है और ऐसे कवि की भूमि है जहाँ नारी को भी उच्च स्थान दिया है। तो प्राचीन हमारी जो परंपरा थी कि नारी पूज्य है, तो उन्होंने समाज का विरोध करने के बाद भी, जबकि सबके प्रिय महादेवी प्रसाद जी रहे, लेकिन विरोध भी सहना पड़ा उन्हें, और उस विरोध का उन्होंने सामना किया। उन्होंने कहा, जिस अर्धांगिनी ने मेरा जीवन भर साथ दिया है, जिसके कारण मैंने अपना ये स्थान प्राप्त किया है, वो मेरे लिए पूजनीय है। तो ये भी मुझे बहुत सौभाग्य रहा हमारा। आप ललित निबंध लिखती हैं, तो इसके जो युवा लोग ललित निबंध लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? मैं यही कहूँगी कि ललित निबंध जब भी आप मन में, ये ललित निबंध की एक विशेषता ये है कि ये आपको स्वतः अंदर से किसी घटना को देख कर के आपको लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप उसको कुछ रच नहीं सकते हैं पृथक रूप से। तो जब हम किसी दृश्य को देखते हैं और वो दृश्य से एक अन्य दृश्य उभरता है और आपकी आत्मा में परिवर्तन आता है, उस स्थिति में मैं कहती हूँ कि आपको कोई निबंध लिखना चाहिए। मैम, दक्षिण भारत में हिंदी का कैसा प्रभाव रहा है आजकल? दक्षिण भारत में हिंदी का प्रभाव 1962 से 61 से मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण भारत में हिंदी माध्यम का कोई विद्यालय नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तो उस स्थिति में वहाँ के जो विनायक राव विद्यालंकार हैं, उन्होंने निश्चय किया कि एक उच्चतम संस्था हमें बनानी है। तब उन्होंने हिंदी महाविद्यालय उच्चतम संस्था बनाई और उसके माध्यम से बच्चों को हिंदी पढ़ने का अवसर मिला। तो केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं, वो वहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सैनिक क्षेत्र के जो हैं, जिनका स्थानांतरण होता है पिता का, वो बच्चे यहाँ पर आके अध्ययन प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, हर जगह से वहाँ पर बच्चों को अवसर मिलता है जो हिंदी से पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा वातावरण है और वहाँ पर तेलुगु और हिंदी, उर्दू 3 भाषाएं समानांतर रूप से चल रही हैं और कोई विरोध की स्थिति नहीं है। मैम, लोक भाषा साहित्य को आप किस दृष्टि से देखती हैं? लोक भाषा को मैं मधुर दृष्टि से देखती हूँ, क्योंकि जब हम हिंदी हमारी खड़ी बोली तो वो तो है परिष्कृत भाषा है, लेकिन लोक भाषा में आत्मीय जो वातावरण बनता है आत्मीयता का, उसमें उसकी बहुत भागीदारी है। मैम, अनुवाद के बारे में कुछ बताइए। अनुवाद अभी देखा जा रहा है कि बहुत कम हो रहा है, तो इस विषय में आप कुछ? जी, अभी मैं ये कहूँगी कि अनुवाद का भविष्य बहुत उज्जवल है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, मैं यहाँ के साहित्यकारों से बहुत परिचित हूँ, मेरे निकट के हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनुवाद के क्षेत्र में। चाहे कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, साहित्य की पुस्तकें हों या किसी अन्य विषय की पुस्तकें हों, उसमें हिंदी में अनुवाद निरंतर हो रहा है। तो
और जैसे अनुवाद का आदान प्रदान भी हो रहा है, तेलुगु से हिंदी, हिंदी से तेलुगु, कन्नड़ से हिंदी और हिंदी से कन्नड़, क्योंकि हमारे एक मटमरी उपेंद्र जी हैं कन्नड़ भाषी, उन्होंने बहुत इस दिशा में काम किया है। तेलुगु के कट्टी मणि हैं, उन्होंने इस दिशा में काम किया है, पारिभाषिक शब्दकोश निकाला है। डॉक्टर सुमन लता जी हैं, और इस तरह से मैं जहाँ तक समझती हूँ वासुदेवन शेष तमिलनाडु में हैं, स्वयं पद्मावती जी है तमिलनाडु में है। आप सब लोग हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु इस क्षेत्र में अच्छा अनुवाद का कार्य कर रहे हैं और वातावरण अच्छा है। मैम, आप रायबरेली की धरती पे हैं, तो आप अपनी कोई प्रिय कविता हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। ये कविता, काल है भटका हुआ, भटके हैं मार्ग भी, बो रहे घृणा सभी, बो रहे द्वेष भी, नेत्र हुआ पंथ हुआ, मूक हुए भीष्म, द्रोहियों की धृष्टता पर बधिर द्रोण भी, दानव रूप धर जीवन ले गया जी, चीख ही चीख है जल पर भी, भुजाएं भीम की शिथिल आज हैं हुई, चक्र विष्णु का थमा हुआ भी, घूम रहा लो युगले द्रौपदी जी, घूम रहा युगले द्रौपदी जी, अर्जुन रथ है खड़ा सोच में अभी, धनुष धर्म आज क्यों शांत है यहाँ, धनुष धर्म आज क्यों शांत है यहाँ, दुर्गा हाथ शांत क्यों खड्ग त्रिशूल भी, कैलाश देव आज क्यों डोलता नहीं, गण साथ चिंतित है नंदी भी, क्षितिज प्रतीक्षा कर रहा डमरू बजे कभी, शिव करे नृत्य तांडव चाहते सभी, शिव करे नृत्य तांडव चाहते सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल व्यवस्था के बारे में बताइए। आजकल गुरुकुल व्यवस्था एकदम खत्म होती जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि गुरुकुल व्यवस्था को ख़त्म करने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। इसमें हिंदी और लोक भाषाओं को विलुप्ति की कगार पर आ गई है। अभी कुछ देर पहले पढ़ा गया है, रिसर्च भी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में कई लोक भाषाएं विलुप्ति की कगार पर आ चुकी हैं। हाँ जी। तो आप कैसे देखती हैं मैम गुरुकुल व्यवस्था को, कि ये दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया और मेरे बहुत नज़दीक का प्रश्न है ये, क्योंकि मेरे पिताजी हरिद्वार गुरुकुल के छात्र रहे हैं और गुरुकुल व्यवस्था की विशेषता यही रही कि वहाँ सभी विषयों की जो जानकारी है वो संस्कृत और हिंदी के माध्यम से दी जाती है और गुरु के निकट रह कर के छात्र बड़ी तन्मयता से शिक्षा अर्जित करता है। और ये निकटता जो है वो छात्रों में गुरु तुल्य, पिता तुल्य या मातृतुल्य जो हमारे शिक्षक हैं उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है और साथ ही साथ उन्हें अधिक समय प्रदान करती है ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो मैं ये बता रही हूँ कि इसको अगर हमारे देश में बहुत कम जगह पे गुरुकुल व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया, पुनर्जीवित ही कहूँगी मैं इसे, उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे हैदराबाद में अभी हाल ही में 3 नए गुरुकुल खुले हैं और 3 नए गुरुकुलों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक है लड़कियों के लिए गुरुकुल है, एक लड़कों के लिए गुरुकुल है और वहाँ पर अच्छी मैं बहुत अधिक संख्या तो नहीं कहूँगी लेकिन संतोषजनक संख्या है। और मैं तो कहती हूँ इसको जिस तरह का आज वातावरण पड़ रहा है उस स्थिति में गुरुकुल को हमें और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इन लोगों ने जो बीज डाला है कुछ सोच करके, कुछ भविष्य को देख करके ही उन्होंने उस गुरुकुल अंग्रेजी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने ये गुरुकुल पद्धति का आरंभ किया। और आज जिस तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है उस परिदृश्य को देखें तब भी गुरुकुल की स्थापना, पुनर्जीवित करना, उन्हें हर देश, राज्य के मतलब देश के विभिन्न भागों में स्थापित करना बहुत आवश्यक है। और लेकिन इसके लिए किसी न किसी को दायित्व उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।